हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। आज हम सोशल साइंस का लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, जो कि है हिस्ट्री का लेसन। तो आप देख ही रहे हैं, हिस्ट्री में सबसे पहले 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ 1857। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 1857 के संग्राम का महत्व। क्योंकि बच्चों, यदि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका हमारे लिए क्या महत्व है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का महत्व। तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास की एक गरिमामयी एवं युगांतकारी घटना है। युगांतकारी मतलब युग का अंत करने वाली। अब ये अंत कैसे हो रहा है, ये हम आगे देखेंगे। 1857 की क्रांति भारत की पहली सशस्त्र क्रांति थी। सशस्त्र यानी इस क्रांति के पहले अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया था, जिसकी व्यापकता और शक्ति के सामने ब्रिटिश शासन की नींव डगमगा उठी थी। यानी अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि अब हम भारत पर अधिक दिनों तक राज नहीं कर पाएंगे। इस क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अस्तित्व को चुनौती दी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारतीयों में जो चेतना जागृत हुई वह विशुद्ध रूप से भारतीय थी। तो आप समझ ही गए होंगे कि 1857 के संग्राम का भारत के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। 1857 के संग्राम की पृष्ठभूमि, यानी पृष्ठभूमि कैसे निर्मित हुई 1857 के संग्राम की। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और इनका उद्देश्य क्या था कि अधिक से अधिक धन कमाना, व्यापार द्वारा अधिक से अधिक धन कमाकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाना कंपनी का मुख्य उद्देश्य था। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी ने उचित अनुचित मार्ग का सहारा लेने में कोई संकोच नहीं किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का स्वप्न देखने लगी थी। 1600 में आई थी व्यापार करने के लिए और 17वीं शताब्दी में ये सोचने लगी थी कि हमारा राज भारत पर हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि जिससे कि वह अपना व्यापार बेरोक टोक चला सके। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य तेजी से विघटित होने लगा और देश जल्दी ही छोटे छोटे प्रदेशों में बंट गया। इन परिस्थितियों में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना वर्चस्व बढ़ाने का मौका मिला। यानी हमारा जो भारत था उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए और इस स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वर्चस्व बढ़ाया। अब 1857 के कारण क्या थे? तो सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण। अंग्रेजों की राज्य विस्तार, अंग्रेज अपने राज्य का विस्तार करते जा रहे थे और इससे शासक और जमींदारों में असंतोष व्याप्त हो रहा था। उसी समय लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि व्यवस्था और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर दिया गया। अंग्रेजों ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। सरकार ने अवध, तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां समाप्त कर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। उनके प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अनादरपूर्ण होता चला जा रहा था और इन परिस्थितियों में शासक परिवारों में घबराहट फैल गई थी। इस तरह से अंग्रेजों ने जिन राज्यों पर कब्जा किया वहाँ के सैनिक, कारीगर तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोग प्रभावित हुए और अंग्रेजों ने सरदारों और जमींदारों से उनकी ज़मीन छीन ली थी और इसके कारण इन जमींदारियों में कार्यरत व्यक्ति बेरोजगार हो गए थे। ये तो था 1857 के संग्राम का राजनीतिक कारण। अब आर्थिक कारण, अर्थ संबंधी यानी पैसा धन संबंधी।
अंग्रेजों ने क्या किया था कि अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं ने किसानों को नष्ट कर दिया था। अत्यधिक करों के भार से दबे हुए कृषकों की हालत निरंतर गिरती जा रही थी और इसका परिणाम ये हुआ कि कृषक साहूकारों के चंगुल में फंसकर कर्जदार हो गए। सरकार ने इंग्लैंड में तैयार माल की खपत भारत में बढ़ाने के लिए भारत के करघा और हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों को बर्बाद कर दिया था। अंग्रेज ये चाहते थे कि इंग्लैंड का माल भारत में बिके और भारत के जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे उनको अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया था। इसके बाद जो कारण आया वो है सामाजिक कारण। कंपनी शासन की सामाजिक एवं धार्मिक नीति के कारण भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त हुआ और जनता में यह भय उत्पन्न हुआ कि ब्रिटिश शासन उसके धर्म तथा रीति रिवाजों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। मेजर एडवर्डन ने कहा था कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। ये 1857 के संग्राम होने का सामाजिक कारण था। इसके बाद सैनिकों में असंतोष फैल गया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तात्कालिक कारण तो यही था, अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने, चोटी रखने, टोपी पहनने और दाढ़ी मूछ रखने पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी धार्मिक व सांस्कृतिक भावनाओं को से ठेस पहुंची। इस प्रकार जनता के विभिन्न समुदायों में विदेशी शासन के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति के रास्ते बंद हो गए थे। यूरोपीय सैनिकों की तुलना में उन्हें वेतन भी कम मिलता था, अतः सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया था। अब सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया तो ये आगे आएगा कि एक सैनिक मंगल पांडे नामक सैनिक ने इसी असंतोष के चलते कुछ ऐसा किया जिससे कि 1857 हो गया, 1857 की क्रांति हो गई। अगला कारण वही है जो मैं आपको बता रही हूँ, तात्कालिक कारण। बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और मंगल पांडे का बलिदान इस विद्रोह में पहली आहुति थी। तो बच्चों, जो मैंने आपको बताया ये कारण, ये सभी कारण आपके एक क्वेश्चन के आंसर भी हैं, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन के, और कुछ लघु उत्तरी क्वेश्चन के आंसर हैं। तो ये आप नोट्स बनाते चलें। जितना भी मैं आपको बता रही हूँ ये सारा आपको नोट्स बनाना है। इसके बाद जैसे ही स्कूल कंटिन्यू होंगे आपके सारे नोट्स चेक किए जाएंगे, ठीक है। अब 1857 का संग्राम तो हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला कि 1857 का जो संग्राम हुआ उसमें भारत की हार हुई, यानी हम असफल हो गए। क्यों हो गए? पहला कारण है संगठन एवं एकता का अभाव, दूसरा है नेतृत्व का अभाव, फिर है परंपरावादी हथियार, बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता, स्थानीयता, संपर्क भाषा का अभाव। तो आप देखेंगे संगठन एवं एकता का अभाव पहला कारण है, संगठन एवं एकता का अभाव। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1857 एकदम से हो गया, तात्कालिक कारण। मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से मना किया और एक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और यह संग्राम शुरू हो गया। इसलिए 1857 में किसी भी तरह से कोई सुनियोजित योजना तैयार नहीं की गई थी और ना ही इसका कोई ठोस कार्यक्रम बनाया गया था। इसी कारण यह संग्राम असफल हो गया। दूसरा है नेतृत्व का अभाव। इस आंदोलन को किसी एक व्यक्ति ने नेतृत्व नहीं किया, जिसके कारण यह आंदोलन अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हो सका। तीसरा कारण है परंपरावादी हथियार। तो परंपरावादी हथियार का क्या मतलब हुआ कि भारतीय सैनिक अपने परंपरावादी हथियार कौन से थे? तलवार, तीर, कमान, भाले, बर्छे आदि के सहारे ही युद्ध के मैदान में कूद पड़े थे। और अंग्रेजों के पास क्या था? अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे। कौन कौन से हथियार थे? जैसे अंग्रेजों के पास गोला बारूद थे,
बंदूकें थीं, तोप थे, तो क्या आधुनिक हथियारों के सामने परंपरावादी हथियार टिक सकते थे? नहीं टिक सकते थे। तो एक कारण क्या था? फिर बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता। तो जिस तरह से अंग्रेजों ने नहीं सोचा था कि 1857 हो जाएगा, उसी तरह से बहादुर शाह जफर भी ये नहीं सोच रहे थे कि एकदम से किसी भी प्रकार का कोई क्रांति या कोई संग्राम हो जाएगा। वो अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ यानी किसी बात का पता ना होना। इसी वजह से ये क्रांति बहादुर शाह जफर के लिए एकदम आकस्मिक थी, और यही कारण था कि बहादुर शाह जफर को लेफ्टिनेंट हडसन ने बंदी बना लिया और रंगून भेज दिया, और कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, और 1857 का संग्राम असफल हो गया। फिर आया स्थानीयता। 1857 का संग्राम अचानक से उत्पन्न हो गया, अचानक से ही हो गया। इस वजह से आम लोगों का, आम भारतीयों का इसके साथ व्यापक जुड़ाव नहीं हो सका। इस समय केवल उन्हीं शासकों ने क्रांति में हिस्सा लिया जिनके हित सामने आ रहे थे, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण था 1857 के संग्राम की असफलता का। फिर संपर्क भाषा का अभाव। अब अंग्रेजों की तो एक ही भाषा थी, अंग्रेजी, लेकिन भारत इतने सारे भाषा भाषियों का देश है। यहाँ पर अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो ठीक से एक दूसरे की बात न समझना और कोई एक भाषा ही ना होना इस क्रांति की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण था। तो ये तो बच्चों कुछ हुए कारण प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के। अब जब 1857 का संग्राम भारत के लिए असफलता लेकर आया, वहीं अंग्रेज यह सोचने पर विवश हो गए कि आखिर 1857 भारतीयों ने कर कैसे लिया, यानी भारतीयों को ये समझ आ कैसे गई। तो उन्होंने कुछ परिवर्तन किए अपने अधिनियम में, और उसका स्वरूप दूसरा किया। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे इंग्लैंड की सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। यानी उन्होंने एक अधिनियम बनाया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर किसी भी तरह से कोई अधिकार नहीं करेगी, ये जो शासन करेगा वो शासन करेंगी इंग्लैंड की सरकार। पहला ये अधिनियम पारित किया गया। दूसरा था 1858 के पश्चात सेना का पुनर्गठन किया गया, यानी सेना का स्वरूप बदला गया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि अंग्रेजों का भारतीय सैनिकों पर से विश्वास उठ गया था, अतः महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अंग्रेज अधिकारियों को सौंपी गईं। तात्कालिकरण हो चुका था, मंगल पांडे वाली बात हो चुकी थी। मंगल पांडे एक सैनिक था, तो अंग्रेजों का भारतीय सैनिकों पर से विश्वास उठ गया था, और उन्होंने जितनी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी वो अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दी। ब्रिटिश शासन ने देशी रियासतों का विरोध करने की नीति में परिवर्तन किया और उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान की। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति जो थी, उसमें क्या था कि यदि किसी शासक का, किसी राजा का अपना कोई पुत्र नहीं है, तो वह राज्य अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते थे। उन्होंने दत्तक पुत्र गोद लेने की प्रथा पर रोक लगा दी थी। अब जब उन्होंने स्वरूप परिवर्तन किया तो एक अधिनियम बनाया कि उत्तराधिकारी, अगर कोई राजा अपना उत्तराधिकारी किसी दत्तक पुत्र को बनाना चाहता है तो वो बना सकता है, यानी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी। फिर ब्रिटिश सरकार ने राजाओं, भूस्वामियों और जमींदारों के प्रति अपना उदार दृष्टिकोण अपनाया और इस प्रकार उनका समर्थन प्राप्त करने की नीति अपनाई। वो चाहती थी कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि राजाओं, भूस्वामी और जमींदार ये हमारा समर्थन करें, और इस तरह से उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन किया। 1857 के संग्राम को ब्रिटिश इतिहासकारों ने सैनिक विद्रोह ये कहकर उसके महत्व को कम आंका।
जबकि हम क्या कहते हैं 1857 का संग्राम है। लेकिन ब्रिटिश इतिहासकार क्या कहते हैं कि ये सैनिक विद्रोह था, यानी चंद सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, कोई संग्राम नहीं था। तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का महत्व एवं उसका स्वरूप था। अब बच्चों 1857 के संग्राम के सेनानी कौन कौन से थे? तो सबसे पहले तो बहादुर शाह जफर का ही नाम लेंगे, क्योंकि ये आखिरी शासक था, भारत का अंतिम मुगल शासक था। और जैसा कि आप देखते हैं कि बहादुर शाह जफर एक वृद्ध शासक थे, यानी बूढ़े हो चुके थे, और इस तरह से अंग्रेज उनके किसी भी तरह से आदर नहीं करते थे। उन्होंने बहादुर शाह जफर को 1857 के समय बंदी बना लिया था और उनको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था। दूसरी है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को भी आपने पढ़ा होगा इसके पहले कि रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 के संग्राम की प्रथम महिला पात्र थी। सबसे पहली महिला पात्र रानी लक्ष्मीबाई थी। और अंग्रेजों ने 1854 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का अपना कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने दत्तक पुत्र लिया था, एडॉप्ट किया था पुत्र को। तो अभी अभी मैंने बताया कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। जिन राजाओं का अपना पुत्र नहीं होता था, वो उस राजा का राज्य अपने राज्य में मिला लिया करते थे। अतः उन्होंने सोचा कि रानी लक्ष्मीबाई का तो कोई पुत्र है नहीं, तो इनका राज्य अपने राज्य में मिला लें। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इनका विरोध किया और अपनी झांसी देने से इनकार कर दिया। और सर ह्यूरोज द्वारा पराजित होने पर वह कालपी आ गईं और तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने ग्वालियर आकर किले को घेर लिया और 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई की पूरे संग्राम की एक छोटी सी स्टोरी। अब आ गए तात्या टोपे। तो तात्या टोपे 1857 के उन वीर सेनानियों में से एक थे जिनकी आरंभिक निष्ठा पेशवा परिवार के प्रति थी। तात्या टोपे बहुत बड़े देशभक्त थे, वीर थे, और इनको अगर कोई साधन नहीं है, लड़ाई करने के कोई साधन नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो उस स्थिति में भी युद्ध जारी रखने का इनमें साहस था। और इस तरह से तात्या टोपे ने भी बड़ी वीरता से अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी। जब तात्या टोपे आरोन जिला गुना के जंगल में विश्राम कर रहे थे, उस समय बंदी बना लिया और पकड़कर उनको 18 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी। ठीक है, अगले आए नाना साहब। अब नाना साहब के बारे में क्या है कि नाना साहेब भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और बिठुर में निवास करते थे। पेशवा की मृत्यु के उपरांत लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब को पेंशन एवं उपाधि देने से वंचित कर दिया। अतः नाना ने अपने स्वामी भक्त सैनिकों की मदद से अंग्रेजों को कानपुर से निकाल दिया और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। तात्या टोपे और अजीमुल्लाह नाना साहब के स्वामी भक्त सेना नायक थे। नाना साहब ने भी अंग्रेजों से बड़े साहस और कुशलता से लोहा लिया। और इसके बाद आई बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अवध के नवाब की विधवा थी और संग्राम हुआ। जब संग्राम हुआ तो 4 जून 1857 को बेगम ने संग्राम को प्रोत्साहन दिया और उसका संचालन किया। इसके बाद उन्होंने अपने युवा पुत्र बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। बेगम हजरत महल ने शाहजहांपुर में भी संग्राम का नेतृत्व किया और पराजित हो गई। वो अंग्रेजों से पराजित हो गई और पराजित होने के
बाद बेगम सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल चली गईं। तो ये थे 1857 के प्रमुख पात्र जिन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। इसके अलावा भी बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। कुंवर सिंह, अहमदुल्ला खां, रंगा बाजूजी गुप्ते, सोनाजी पंडित, भीमराव मुंडरगी, नाना फड़नवीस और गुलाम गौस, ये बहुत से सेना नायक हैं जो कि 1857 के संग्राम में बड़ी वीरता से अंग्रेजों से इन्होंने मुकाबला किया। अगले स्लाइड में आप देख रहे हैं कि सभी जो क्रांतिकारी हैं उनके चित्र दिए गए हैं, तो आप चित्र भी देख सकते हैं। और इस तरह से इनके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दी। थैंक यू वेरी मच।